हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संवैधानिक विकास का एक अगले चरण में चल रहे हैं। संवैधानिक विकास को पीछे हम लोगों ने 2-3 लेक्चर में थोड़ा बहुत काम किया था। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक हम लोगों ने पीछे की वीडियोज़ में स्टडी किया है। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो वास्तव में नाम तो उसका एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था और ऐसा वादा भी किया गया था कि वो अच्छे शासन के लिए लाया जा रहा है, लेकिन कोई ख़ास परिवर्तन नहीं किया गया। उसमें जो चेंजेस किए गए वो सैद्धांतिक ज़्यादा रहे, व्यावहारिक कम रहे। और जो भी चेंजेस किए गए उसमें ब्रिटेन की ब्रिटिश सरकार के इंटरेस्ट ज़्यादा फुलफ़िल हो रहे थे, जो भारत की जनता थी उसके इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बीच में भारतीयों की मांगों का असर हुआ, कई सारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस चले और अंग्रेज़ों ने भारत में एक मध्यस्थ समूह को क्रमिक रूप से खड़ा करने का प्रयास भी किया। अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, लैंड रेवेन्यू के क्षेत्र में और इसी तरह से प्रशासन के क्षेत्र में भी एक मध्यस्थ समूह खड़ा करने का प्रयास किया। हम उसको मध्यस्थ समूह कह रहे हैं, लेकिन आप उसको ऐसे समझें कि वो वास्तव में विकास की प्रक्रिया का पहला चरण था। धीरे धीरे करके वो और मजबूत होता जाएगा और भारतीयों की भागीदारी और सुनिश्चित होती जाएगी। तो उसी क्रम में एक अगला अधिनियम पास हुआ जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 कहा जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया या संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। एक्चुअल में अगर हम कहें कि भारत में संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है तो यहीं से होती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे पहली बार उदारवादी शासन की शुरुआत की गई। दो बहुत खास बातें हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम की। वो ये हैं कि सबसे पहली बार अंग्रेज़ों ने सहयोग की नीति पर काम करना शुरू किया और ये महसूस किया कि भारतीयों का सहयोग लिया जाना चाहिए भारत का प्रशासन निर्मित करने में। अंग्रेज़ों की मंशा हो सकता है ये रही हो कि हमें इस तरह से एक मध्यस्थ समूह मिल जाएगा जो अपने इंटरेस्ट के लिए हम पर डिपेंड करेगा और उसको लगेगा कि वो पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहा है, लेकिन हम हमेशा उसको ऐसी स्थिति में रखेंगे जहाँ से वो कोई खास राजनीतिक लाभ ना पा सके या अपने राष्ट्र के लिए कोई खास काम ना कर सके और हमारी सत्ता भी मजबूती से बनी रहे। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण है वो है उदारवादी निरंकुशता पर बल दिया गया। उदारवादी निरंकुशता पर बल कैसे दिया गया अभी हम बात करते हैं। तो पहली बात क्या आया इसमें कि भारतीयों को भागीदारी दी गई। अभी तक जो भी प्रशासन चला से मतलब ये है कि 1765 से 1858 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा और 1858 के बाद की अगर हम लोग बात करें तो ये क्राउनशिप के अधीन में रहा। तो इस बीच में जो भी प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ, इस बीच में जो भी चेंजेज लाए गए एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हीं को हम कह रहे हैं कि संवैधानिक सुधार हुआ। तो उन संवैधानिक सुधारों में कहीं भी भारतीयों को मौका देने वाली बात नहीं आई थी, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय प्रशासन को केंद्रीकृत करने पर बल दिया गया था कि एक व्यक्ति के नियंत्रण में रहे या एक सिस्टम में रहे। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, एक तो प्रशासन से भारतीयों को दूर रखना लगातार, और दूसरा था कि केंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पीछे हम लोगों ने बात करी थी 1773 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर फिर 1853 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने बात करी थी। तो आपने देखा कि क्रमिक रूप से कंपनी ने अपना या क्रमिक रूप से ब्रिटिश क्राउन ने अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया और भारत में केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन 1861 में क्या हुआ, सहयोग की नीति पर बल दिया गया, मतलब कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में। और भारत के देखो एग्जीक्यूटिव में तो भारतीयों को पहले से शामिल किया जा चुका है, लेकिन लेजिस्लेशन में भी भारतीयों को शामिल किया जाए ऐसा 1861 में कहा गया। सहयोग की नीति पर काम किया जाए तो भारतीयों को शामिल किया जाए कानून निर्माण की प्रक्रिया में, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में, विधायी प्रक्रिया में। और
प्रशासन को विकेंद्रीकृत किया जाए, मतलब कि जो अलग अलग प्रोविंसेज हैं उनको भी पावर दी जाए। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, है ना। केंद्रीकरण क्या कहता है कि जो भी प्रोविंसेज हैं इन सबको एक सिस्टम के अधीन लाया जाए। ये क्या है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। अगर ऐसे चल रहा है तो ये केंद्रीकरण है, और अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ये विकेंद्रीकरण है। तो अभी 1773 से लेकर और 1853 तक, 1773 से 1853 तक ये कैसे चल रहा था, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था, जो डिसीजन मेकिंग था, वो क्या हो रहा था, प्रांतों से लेकर केंद्र को दिया जा रहा था। 1861 से क्या प्रक्रिया शुरू हुई, केंद्र से वो प्रांतों की ओर शक्ति का वितरण कैसे होने लगा, केंद्र से प्रांतों की ओर होने लगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण होने लगा, ये शक्ति का संकेंद्रण हो रहा था। तो 1773 से लेकर 1853 में आपने देखा कि सारी पावर्स को स्टेट से लेकर सेंटर को दिया जा रहा था। लेकिन 1861 में कहा गया कि नहीं, फिर से इसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए पावर को। क्या क्या चेंजेस लाए गए इसमें वास्तविकता में, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहला परिवर्तन हमको कहाँ दिखाई देता है, भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। भारत परिषद कब बनाया गया था, भारत परिषद बनाया गया था, एक बार आप फिर से ध्यान दें, भारत परिषद 1858 में बनाया गया था। इसका जो प्रमुख होता था वो भारत मंत्री होता था या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था। उसके साथ 15 मेंबर्स की एक काउंसिल होती थी, उसी को मिलाकर क्या कहा जाता था, भारत परिषद कहा जाता था। भारत परिषद सलाहकारी थी 1858 में, और यहाँ उसको क्या राइट दिया गया कि वो एक विधायी संस्था है, वो कानून बना सकती है। उसके द्वारा पारित कानूनों को क्या कहा जा रहा है, परिषद अधिनियम कहा जा रहा है ना। भारत परिषद है, उसके द्वारा पारित कानूनों को ही भारत परिषद अधिनियम कहा जाएगा। अभी आप देखिएगा कि 1892 का जो एक्ट आएगा उसको भी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाएगा, काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया वो। तो भारत परिषद को क्या राइट दिया गया, भारत परिषद एक विधायी संस्था होगी जो भारत में रहने वाले लोग, कर्मचारी, राजाओं, स्थानों, वस्तुओं इत्यादि के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। मतलब मोटी बात यह है कि भारत परिषद भारत के सभी मामलों पर कानून बनाएगी, इंक्लूडिंग द किंग्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। भारत के राजाओं पर भी वो कानून बनाएगी, मतलब कि वो जो कानून बनाएगी वो भारत के राजाओं के लिए भी बना सकती है। तो वो क्या हो गई, सर्वोच्च विधायी संस्था हो गई इंडियन इंटरेस्ट में, भारत के हित में, भारत के संदर्भ में, इंडियन रेफरेंस में सबसे ऊपर की वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, सबसे बड़ी विधायी संस्था हो गई। ये तो चेंज किया गया लंदन में। भारत में क्या चेंज किया गया, भारत में जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 से बढ़ा के मेंबर्स कितने कर दिए गए, 12 कर दिए गए। और ये कहा गया कि इसमें से आधे, कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो आधे सदस्य होंगे वो सरकार में मंत्री नहीं होंगे या सरकार में किसी विभाग के प्रमुख नहीं होंगे या किसी विभाग की देखरेख नहीं कर रहे होंगे, मतलब सरकार के सदस्य नहीं होंगे, गैर सरकारी होंगे, केवल लेजिस्लेशन के काम में ध्यान देंगे, केवल लेजिस्लेशन के लिए रहेंगे, वो केवल विधायन के लिए रहेंगे। लेकिन आप इस बात को ऐसे, जैसे वर्तमान समय में आप देखिए तो आपके पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट हैं। जैसे अगर वर्तमान समय में संसद को देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं और दूसरे दलों के भी सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य जो कैबिनेट मंत्री या मंत्री भी हैं वो कौन हैं, वो सरकार के सदस्य हैं, और बाकी जितने हैं वो कौन हैं, वो गैर सरकारी सदस्य हैं। तो गैर सरकारी सदस्य का मतलब कि जो सरकार में शामिल ना हो। तो ऐसे ही कहा गया कि गैर सरकारी सदस्य भी इस काउंसिल में शामिल किए जाएं। एक तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का विस्तार हो रहा है और उसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके क्या किया जा रहा है, उदारवाद पे बल दिया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार में शामिल लोग हैं वो तो हमेशा अपने ही फेवर में कानून बनाएंगे, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो सरकार के विरुद्ध भी कोई कानून बना सकते हैं या सरकार की शक्तियों को
कम करने, सीमित करने, या जो तार्किक होगा उस पर कानून बना सकते हैं वो। लेकिन इस बात के लिए भी अंग्रेजी हुकूमत समझदार थी, वो समझती थी कि ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने क्या कहा कि आपका भाई कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जैसे हमारे वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, और कार्यपालिका वही हो सकती है जो विधायिका में बहुमत रखती हो। यहाँ कुछ ऐसा भी नहीं है, कार्यपालिका पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होगा, और गवर्नर जनरल के पास वीटो का राइट होगा। मतलब कि अगर गवर्नर जनरल की काउंसिल कोई भी विधेयक पास करती है, कोई भी प्रस्ताव पास करती है, और वो गवर्नर जनरल को लगता है कि वो इंडियन इंटरेस्ट में नहीं है, ब्रिटिश सम्राट के इंटरेस्ट में नहीं है, अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक हितों को बाधित कर रही है, तो उसके पास पूरा राइट होगा कि वो उस प्रस्ताव को वीटो कर दे, उस प्रस्ताव को पास होने से मना कर दे। तो ये 1861 में ये राइट दिया गया। तो अगर आपने ये राइट दे दिया तो एक्चुअल में गवर्नर जनरल की काउंसिल के विस्तार का और उसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का कोई खास अर्थ नहीं रह गया, कोई खास मतलब नहीं रह गया। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी शुरुआत ऐसे ही होती है। आपने अपने जीवन का जो पहला कदम रखा था उसका कोई खास मतलब नहीं है आज के टाइम पे। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लड़खड़ा के गिर गए थे, कोई मतलब नहीं रह गया था उसका, लेकिन वो लड़खड़ा के गिरे नहीं होते तो आज आप दौड़ नहीं रहे होते, है ना। तो शुरुआत ऐसे ही होती है, निरर्थक सी लगती है। जब हम बहुत आगे चले जाते हैं तो हमको शुरुआत बड़ी निरर्थक सी लगती है। अरे ऐसे हमने शुरू किया था, हाँ ऐसे ही आपने शुरू किया था, है ना। तो हर व्यक्ति ऐसे ही शुरू करता है, तो आपने भी ऐसे ही शुरू किया था। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो का राइट दे दिया गया, कार्यपालिका के नियंत्रण को बाहर कर दिया, कार्यपालिका को इनके नियंत्रण से बाहर रखा गया। तो कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआत थी तो अच्छा हुआ। ये जो सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे, सब नॉमिनेट किए जाएंगे सदस्य, जो सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। ये सब कुछ इसमें तय किया गया। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बहुत सारा शेयर करें। आप बहुत बेहतरीन कंटेंट आप पा रहे हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है वीडियो को शेयर करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं कि ये तो था वो जो स्ट्रक्चरल चेंज किए गए, संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनको 1861 के अधिनियम में शामिल किया गया। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों में कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ नई चीज़ों को शामिल किया गया। आप ये कह सकते हैं कि कुछ नई चीज़ों को शामिल किया गया। अभी हमने क्या कहा कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर बल देने का मतलब क्या होगा, नए प्रांतों का निर्माण करने का अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, किसी भी नए प्रांत का गठन कर सकता है, क्योंकि अब जो है वो विस्तारवादी नीति तो त्याग दी गई 1858 में ही, और ये स्वीकार कर लिया गया कि जो भारतीय राजा जहाँ पर शासन कर रहे हैं उनके क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और अब भारत में 2 तरह से शासन होगा, 2 तरह के हिस्से बन गए भारत में 1858 के बाद। एक को आप क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, और एक को आप कहते हैं नेटिव स्टेट्स। आप इसको यहीं समझिए, और फिर आप जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया देखिएगा तो इन्हीं को लेकर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की बात आएगी 1947 में, कि इंडिया को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। अंग्रेज़ों के सामने भी ये चैलेंज खड़ा होगा कि जब भारत को आज़ाद करेंगे तो किसको आज़ाद करेंगे, इनको या दोनों को, या इनके साथ क्या करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। पर बात यह है कि 1858 के बाद से 2 हिस्से बन गए, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और नेटिव स्टेट्स। तो जो उनको राइट दिया जा रहा है, वहाँ पर नए प्रांतों के निर्माण का अधिकार जो दिया जा रहा है वो इन द रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेज दिया जा रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेज मतलब कि जो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। जो नेटिव स्टेट्स हैं वो तो इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन ये तो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना। जो क्षेत्र हैं जो सीधे, जिनको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेज में या ब्रिटिश इंडिया एरियाज में नए प्रांतों का गठन को करने का राइट दिया गया गवर्नर जनरल को।
जो प्रांत निर्मित किए गए हैं उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते थे। गवर्नर वहाँ नियुक्त किए जाते थे जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसा आप जानते हैं कि जो जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती थी, कमिश्नरी प्रोविंसेज होते थे, वहाँ सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता था। आगे बात करेंगे हम लोग। किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी व अन्य क्षेत्र को विभाजित करने का अधिकार और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल के पास ये सारे लेजिस्लेटिव पावर्स आ गई। ये था जो टेरिटोरियल चेंज करने का राइट हो गया, उनको टेरिटरी को चेंज करने का राइट हो गया, टेरिटरी की बाउंड्री को चेंज करने का राइट हो गया, उसका नाम बदल सकता था, विभाजन कर सकता था, संयुक्त कर सकता था। वर्तमान समय में आर्टिकल 1 से 4 के बीच में जो प्रोविजंस हैं वो ये सारे हैं, जो कि 1861 के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किसको दे दिए गए, गवर्नर जनरल को दे दिए गए। आगे जो है केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई। हम यहाँ विधायिका सदस्यों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दो पार्ट थे। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कार्य संपादन करता है, जो भी कानून निर्मित किए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रशासन के 3 अंग हैं, एक को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एक को हम कहते हैं लेजिस्लेशन और एक को कहते हैं जुडिशियरी। तो एक्चुअल में कैसे काम चल रहा है, मामला कैसे चल रहा है, लेजिस्लेटिव हालांकि इसमें कौन सुप्रीम पावर है, ये तो बहुत कठिन सवाल है। समय समय पर लोग सुप्रीम पावर अपने आप को दिखाते हैं। कभी आपको लगेगा कि लेजिस्लेटिव बहुत सुप्रीम पावर है, कभी आपको लगेगा कि जुडिशरी सुप्रीम पावर है। एक्चुअल में कोई भी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम हमारे यहाँ कौन है, सुप्रीम पावर है हमारे यहाँ संविधान। और चूँकि ये सारी ही अंग जो हैं ये संविधान से अपनी शक्तियाँ पाते हैं, इसलिए संविधान इनको जो भी पावर देता है उसको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि तनाव की स्थिति रहती है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर नियंत्रण रखना चाहता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखना चाहता है। वर्तमान परिदृश्य में आप देख सकते हैं उसको कि कैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को प्रभावित करने का लगातार प्रयास में रहता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने का प्रयास करते रहती है। इनमें से अगर हम ऐसे बोलना ही चाहें कि भाई पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पावर लेजिस्लेटिव के पास है, क्योंकि ये कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन इसके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा होगा तो जुडिशरी को ये राइट होगा कि वो उस कानून को नल एंड वाइड घोषित कर दे, समाप्त घोषित कर दे। तो अभी ऐसा सुन के लग रहा है कि जुडिशरी बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन अगर जुडिशरी कोई डिसीजन देती है और वो लगता है कि ये ठीक नहीं है, या नेशनल इंटरेस्ट में लगता है कि ये सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि ये सही नहीं है, तो लेजिस्लेटिव को राइट है कि वो जो है इनके निर्णय को शून्य घोषित कर दे। तो यहाँ पे फिर से बात आपको लग रही होगी कि लेजिस्लेशन सबसे बड़ा है। तो एक्चुअल में ये बड़ा कौन है, बड़ा संविधान है, जो कि जितनी पावर इनको दे रहा है, जितनी पावर इनको दे रहा है, उतने के एक्सरसाइज के लिए ये इंडिपेंडेंट है। ये जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कानूनों का, और जुडिशियल रिव्यू करके किस पर कंट्रोल रखने का प्रयास करेंगे, लेजिस्लेशन पर। और जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से किस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो एग्जीक्यूटिव पर। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पर एक तरह का कंट्रोल बनाने का प्रयास करते, सब एक दूसरे पर कंट्रोल बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, कार्यकारी परिषद जो थी, उसके सदस्यों को 4 से 5 कर दिया गया। और इसमें जो 5वां सदस्य था वो विधि सदस्य होता था, वो विधि वेत्ता होता था। हालांकि ये बात पहले से ही है, 4था सदस्य होता था, 5वां सदस्य होता था, पहले से ही विधि वेत्ता नियुक्त किए जाने लगे थे। 1833 से ही विधि सदस्य नियुक्त किया जाने लगा था। और जो पहला विधि सदस्य था वो लॉर्ड मैकाले था। पीसी इल्बर्ट का भी नाम याद रखिएगा विधि वेत्ताओं में, इल्बर्ट बिल के लिए। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण, मुद्रा, वित्त, डाक, तार, धर्म, स्वत्वाधिकार इत्यादि के क्षेत्र में जो पहले जितने राइट मिले हुए थे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को, उससे ज़्यादा राइट अब दे दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, वो ये था कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है उसको भी आप जरा समझ लीजिए।
देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल है ना, एक गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। मान लीजिए कि ये काउंसिल में 4 मेंबर हैं, ओके, 4 मेंबर हैं। अब इन 4 मेंबर्स में से गवर्नर जनरल किसी को भी डिफेंस दे सकता था, किसी को भी होम अफेयर्स की, कल हो सकता है डिफेंस का कोई मामला रहा हो, इसने देखा हो, और फिर अगले दिन होम मिनिस्ट्री का, होम डिपार्टमेंट का कोई मामला हो, उसको देखा हो उसने, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, या अलग अलग सब्जेक्ट से। तो इनमें किसी के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बटा हुआ था। जैसे आज हमारे यहाँ एक कैबिनेट सिस्टम काम करता है, कैबिनेट सिस्टम में जो भी मंत्री होते हैं, बात समझिए, दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो हमारे यहाँ कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन का पार्ट होते हैं, और हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। कैबिनेट सिस्टम का मतलब कि पूरी कैबिनेट बैठेगी और फिर वो डिसीजन लेगी कि किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित काम करना है तो वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी काम करती थी, निर्णय बहुमत से लेती थी, लेकिन किसी का डिपार्टमेंट बटा हुआ नहीं था। हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कैबिनेट बहुमत से तो निर्णय लेती है, लेकिन उसमें सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये सिस्टम की एक, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कार्यकारी परिषद, जिसको आप मंत्रिमंडल कहते हैं, इसको एक शब्द में आप कार्यकारी परिषद भी कह सकते हैं। क्या करती है ये जो है एग्जीक्यूशन करती है। तो एग्जीक्यूशन कैसे करती है? बहुमत से निर्णय लेती है, लेकिन बहुमत से लिए गए किसी भी निर्णय को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो जिस मंत्री के डिपार्टमेंट का काम होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। सेम तरह की प्रक्रिया शुरू की गई कब? 1861 में, जिसको हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। इंडिया में सबसे पहले 1861 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत 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 बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीपीएससी पूछ चुका है, बीपीएससी पूछ चुका है, और छोटे के एग्जाम जो नीचे के हैं वो भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारा लाइक बढ़ाइए इसका, बहुत सारे लोगों में शेयर करिए। अब चूंकि हमने बात करी थी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया, तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिए जाने का मतलब ये है कि फिर प्रोविंशियल सेटअप भी डेवलप किए जाएंगे, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल जुडिशरी। हालांकि जुडिशरी इंडिया में प्रोविंशियल नहीं है, लेकिन वर्तमान सब जुडिशरी भारत में फेडरल नेचर की नहीं है। वर्तमान में भारत में जो जुडिशरी है वो सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट पे कोई और जुडिशियल सिस्टम काम करता है और यूनियन सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है, ऐसा नहीं है। भारत में एक ही जुडिशियल सिस्टम है जो पूरे भारत में काम करता है, चाहे आपने जिस तरह के कानून को वायलेट किया हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को बढ़ावा दिया, प्रांतीयता को बढ़ावा दिया, जिसको आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया। एक्चुअल में इन्होंने ये महसूस किया कि भारत में एक तरह का यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तभी काम कर सकेगा जब हम लोकल कल्चर को, सिविलाइजेशनल वैल्यूज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देंगे और अपने कानूनों में जगह देंगे। और चूंकि इंडिया बहुत बड़ा है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिविलाइजेशनल वैल्यूज अलग अलग क्षेत्रों में चलन में है, तो यहाँ पर ज़रूरी था कि हम इस तरह का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल डेवलप करते। इसीलिए हमने भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना करी शासन के क्षेत्र में, आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के बाद संघीय शासन को स्थापित करते अगर हम उस तरह का संघ, जैसा कि संघ स्थापित हुआ अमेरिका में, अगर वैसा संघ हम भारत में स्थापित करते तो ये बिखर जाता भारत। और अगर हम वैसा यूनिटरी मॉडल डेवलप करते जैसा ब्रिटेन ने डेवलप किया था, तो भी ये भारत बिखर जाता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? हमारे पास ऑप्शन था कि केंद्र को मजबूत करते हुए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मौका देना। तो हमने वैसा किया, बहुत बेहतरीन संविधान हमने बनाया। मद्रास, बम्बई, बंगाल
पश्चिमोत्तर प्रांत और पंजाब, ये अलग अलग टाइम पे बने, एक साथ ही नहीं बने। इससे मद्रास मुंबई तो पहले से ही था और ये 1861 के अधिनियम पास होने के बाद बनाए गए। और इनके हमने बताया कि इनके लिए गवर्नर्स को नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को नियुक्त किया गया, उनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा दिया गया। एक और बात कही गई कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो सप्ताह में एक बार बैठक जरूर करेगी और उस समय जो भी इश्यूज होंगे उन पर वो चर्चा करेगी। तो ये इस तरह से करके 2-3 बातों को इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बल दिया, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, और अगर थोड़ा सा हम उदार होकर इसको देखें तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए लड़खड़ाता ही सही एक कदम उठाया गया कि आगे आने वाले दिनों में हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द बार बार आता है, इसका क्या मतलब होता है? उत्तरदायी सरकार। जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार वर्तमान समय में जो काम कर रही है सरकार, ये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पार्लियामेंट में जाते हैं हमारे मंत्री, उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो उनका आंसर देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम उत्तरदायी सरकार, हम नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं वो सवाल पूछते हैं। तो वो जो सवाल पूछते हैं तो उनको उत्तर देना पड़ता है, वो आंसर हमको भी पता चलते हैं, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब वो दे रहे हैं, सारी बातें हमको पता चलती हैं। तो इस तरह की सरकार को, जिसका कोई ना कोई उत्तरदायित्व तो कहीं निर्धारित किया गया है, वो उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो हालांकि ये जो आधे गैर सरकारी सदस्य थे, ये कार्यपालिका पर इनका कोई नियंत्रण नहीं था और ये कार्यपालिका से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, पर हम ये अवश्य कह सकते हैं कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की ओर एक कदम बढ़ाया गया। ये कदम बहुत मजबूत रहा या कमज़ोर रहा, ये तो नहीं, इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये सारे प्रावधान किए गए। एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसमें कुछ नए चेंजेस भी किए गए, वो आपने सारा कुछ देख लिया है ना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ी उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।